हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है अच्छे से होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छे से चल रही होंगी। तो मैं आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आया हूँ हमारा इंडियन पॉलिटी में। हम साथ में डिस्कस भी करेंगे जो जो चीज़ें आएंगी, और उसके साथ हमारे 15 to 20 MCQs भी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को आप देखते हैं तो साथ में शेयर भी किया करें। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको यहाँ इस चैनल पे चीज़ें मिलेंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज़ ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द। ठीक है, जो प्रीएम्बल का हमारा आइडिया है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। तो अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे जो इस पे प्रीएम्बल पे वीडियो बनाया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर D, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से हमने ये लिया है। ठीक है, अब देखिए बाकी अगर हम इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ से भी आपको जो चीज़ें आपने बोरो की वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने यहाँ से फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नर को, जब मैंने आपको गवर्नर करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि USA में जो है गवर्नर क्या होता है, इलेक्ट होता है, लेकिन कनाडा में अपॉइंट किया जाता है सेंटर के थ्रू। तो वही आइडिया हमने वहाँ से लिया है। USA से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया है। तो ये सब आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडिड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ठीक है, ये यूनिटी नहीं है, यहाँ पे 3 ही वर्ड थे। इंटीग्रिटी का भी वही मीनिंग है, बट जो 3 एक्चुअल वर्ड थे वो थे सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत फेमस अमेंडमेंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर A, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अब जो हमारा ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये नेशनल इमरजेंसी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी। जैसे हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबिलियन से चेंज कर दिया। ठीक है, हमने जो इनिशियल टाइम था वो चेंज कर दिया, रिटन रिकमेंडेशन फॉर नेशनल इमरजेंसी वो वाला सिस्टम। तो इसमें कैबिनेट का सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हमने लाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है, द प्रीएम्बल एनश्राइन्स सर्टेन आइडियल्स दैट वर फर्स्ट स्पेल्ड आउट। ठीक है, अब जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो सबसे पहले कब बोली गई थी? द स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रावी व्हेन ही कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज, द नेहरू रिपोर्ट, द रेजोल्यूशन adopted at Karachi session of Indian National Congress, या फिर the objective resolution adopted by the Constituent Assembly। अब अगर आपने, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, आपको वहाँ पे मैंने बताया है या कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ उन्होंने ज़रूर बोली होगी जब उन्होंने कराया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो सबसे पहले ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है प्रेजेंट किया था, फिर इसको अडॉप्ट किया था आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, और इस पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो अगर नीचे ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया होगा तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल। ठीक है, ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वेस्टिंग ऑफ रेजुडरी पावर्स विद सेंटर, या फिर ऑप्शन नंबर D है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब परसों भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बच्चे जो है खुद ज़बरदस्ती क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हम क्वासी फेडरल हैं और ये हैं और वो हैं, जबकि पहला ही ऑप्शन था उसमें A ऑप्शन, दैट इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बाकी ऑप्शन आप नहीं देखो, क्योंकि क्वासी फेडरल है या फेडरल है, फेडरल का वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो सीधे से आंसर हमारा ए था, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट करके नहीं ये और वो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है कि हमें कौन सा ऑप्शन में दी गई चीज़ ये बता रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। अब ये हमें अगर फेडरलिज्म का आपको मीनिंग पता होगा तो आप सिंपल से आंसर कर लोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, है ना। फेडरलिज्म में क्या होता है, मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक।
उसके बाद कहता है द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। अब ये 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या 12 हैं। देखो, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। आपको 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी होंगी और एक नहीं लिखी होगी, तो आपको बताना है कौन सी नहीं है, या फिर 3 नहीं होंगी और एक होगी, उसमें बताना है कौन है। एक ये और एक नंबर भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये आपका है 11, हमारी 11 हैं, पहले 10 थी, फिर ऐड हो गई एक और ये भी याद रखना, इससे जो कमेटी रिलेटेड है दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी, वो भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन है। तो अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी होंगी तो आपको पता है ये फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया का नाम है, अब अगर आपने उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, और जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ का चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ स्टार्टिंग में ही हमें वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसमें एक और आपको जो सेंटेंस है वो याद रखना है, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका क्या मतलब है कि जो आपका यूनियन है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक हिसाब से समझिए, ये ब्रेक नहीं हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो हमारी स्टेट्स हैं वो ब्रेक हो सकती हैं, वो डेस्ट्रक्टिबल हैं। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से निकाला गया, इसी तरह झारखंड को बिहार से, इसी तरह JNK को कर दिया गया बाइफरकेट 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो आपको याद रखना है कि इनडेस्ट्रक्टिबल कौन है, दैट इज़ यूनियन, ठीक है, सेंटर, और जो स्टेट्स हैं वो डेस्ट्रक्टिबल हैं, स्टेट्स को आप तोड़ सकते हैं, उनमें एरिया ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। ये सेंटेंस भी आप याद रखेंगे। अब कह रहा है द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है यूनियन ऑफ इंडिया में, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सीधे से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, और अगर इंसान ने कंसेप्चुअली उस चीज़ को समझा होगा तो आराम से वो आंसर कर सकता है। तो इसका हमें पता है स्टेट्स भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं और एक्वायर्ड टेरिटरीज भी बन जाती हैं। जो भी हम एक्वायर करेंगे वो तो फिर इंडिया का हिस्सा बनेगा ही। इसमें ऑप्शन ए इसने लिखा है बट लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, है ना। यूनियन टेरिटरीज भी हैं हमारे पास, स्टेट्स भी हमारे पास, और जो एक्वायर करते हैं टेरिटरीज, जैसे हमने बांग्लादेश से 2015 में कुछ जो है ये टेरिटरी ली, तो वो तो अब इंडिया का पार्ट बन गया, या किसी और से हम लेंगे वो भी इंडिया का पार्ट ही बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है Which is the competent body to prescribe conditions for acquisition of citizenship? Election Commission, President, Parliament या Parliament and Assemblies? अब याद रखो, मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि पार्लियामेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑफिस कह लीजिए आप है, और मैक्सिमम चीज़ें जब प्रेसिडेंट भी कोई चीज़ करता है तो हम वहाँ पढ़ते हैं विद सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एंड दिस। तो सिटीजनशिप में भी आप याद रखिए, सिटीजनशिप एक्वायर करना या सिटीजनशिप को रिनाउंस करना या सिटीजनशिप के बारे में कोई भी चीज़ करना, वो पावर किसके पास है, वो आपकी पार्लियामेंट के पास पावर है। स्टेट असेंबलीज, इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट तो इसमें आता ही नहीं है, तो असेंबलीज में कन्फ्यूज मत होना, वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। अब कह रहा है द पर्पज़ ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इज़, ठीक है। आज ये पता नहीं को परेशान कर रहा है, बार बार ये डार्क हो रहा है। तो ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स, इम्प्लीमेंट गांधीजीज आइडियल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट, चेक द यूज ऑफ आर्बिट्री पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रमोट वेलफेयर एंड ऑफ द बैकवर्ड सोसाइटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए आंसर आपको पता चल गया होगा, हम बाकी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इम्प्लीमेंट गांधी जीज आइडिया ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट, ये तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है जहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि पंचायत है ना, उनको जो है सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर हमने प्रमोट करना है, ये तो है। चेक द यूज़ ऑफ आर्बिट्री पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की पावर्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी चीज़ें हैं वो पॉलिसीज़ हैं, उन्हीं को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी लेके आती है तो वो मद्देनज़र रखती है उन सब चीज़ों को। और प्रमोट वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड सेक्शन द सोसाइटी, ये भी उसका पार्ट है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। तो ओवरऑल जो इसका
एक्यूरेट आंसर या मोस्ट करेक्ट आंसर है, दैट इज लेड ऑन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का अगर आपको पूछेंगे तो वो भी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही आता है, नॉट अ पुलिस स्टेट बट अ वेलफेयर स्टेट। अगर पूछेंगे इज रिलेटेड टू विच, तो आपको ये आंसर करना है डीपीएसपी। ठीक है, रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शन इन केस ऑफ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें पता है कि सब लोग कानून के सामने बराबर हैं और ये सब चीज़ें। अब एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है? प्रेसिडेंट और गवर्नर, फॉरेन सोवर्न्स ओनली, द प्रेसिडेंट ओनली, नन। अब आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इसका करेक्ट आंसर है। अब मैच द फॉलोइंग है, यहाँ से हम 3-4 चीज़ें सीख लेंगे। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन जब भी आता है तो नॉर्मली क्या हो जाता है, हम डर जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स अगर आप उन 4 में से सिर्फ 2 भी आपको आते हैं, आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब पार्ट 1 आपका क्या कह रहा है? पार्ट 1 आपका कह रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैंने आपको बोला है कि कम से कम जो स्टार्टिंग के 7-8 पार्ट हैं और 50 तक आपके जो हैं आर्टिकल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। पार्ट 3 को छोड़ के, और अगर आप पढ़ेंगे भी, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आप पढ़ते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फिर पढ़ते हैं सिटीजनशिप, फिर पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट डील करता है हमारा सिटीजनशिप के साथ। अब देखिए, ए का 4 2 जगह है, ए और डी में, और डी का 3 ये भी 2 जगह है, लेकिन ए का 4 है तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं से निकल गया। अब फिर भी हम देखते हैं, पार्ट 3 जो आपका है वो डील करता है किसके साथ? सिटीजनशिप के साथ, और पार्ट 9 डील करता है पंचायती राज के साथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पंचायती राज का पार्ट याद रखना, उसके आर्टिकल्स याद रखना कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि पंचायती राज जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है अलग से ही। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट और कौन सा, सब कुछ चीज़ें इसमें पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब जब तक मैं इनको पढ़ता हूँ आप तब तक अपने दिमाग में कर लीजिए, पॉज करके आप कर सकते हैं। ये हमने आर्टिकल्स बताने हैं, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17 है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आपका आर्टिकल 18 है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, ये हम जानते हैं 23 और 24 आर्टिकल है, लेकिन 23 कौन सा है, 24 कौन सा है, ये हमने बताना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें याद रखना, पहले बात होती है ट्रैफिकिंग की, फिर बात होती है चाइल्ड लेबर की। तो इसका मतलब प्रोहिबिशन इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपका आएगा आर्टिकल 23 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आएगा आपका आर्टिकल 4। ये किस पार्ट में आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। ठीक है, तो अब इसमें आप सी है आपका करेक्ट, ये आप कर लिया होगा, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल इसमें ये कह रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार अभी तक लगी हुई है, इंप्लीमेंट की गई है, कितनी बार? नॉट इवन वंस, 1962, 71 या 91। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आज तक कभी भी नहीं लगी है, नॉट इवन वंस। लेकिन जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगी है, आपको याद रखना। मैं आपको डेट्स बता दूंगा और ये क्यों लगी हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एक 1962 में, एक 1971 में और उसके बाद 1975 में। ये चीज़ें आप मुझे बताओगे, डेट्स मैंने आपको बता दी और कब कब लगी है वो मुझे आप बताओगे। आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कि बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, साथ में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। मैं आजकल ज़्यादा जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, जब हमने इमरजेंसी प्रोविजंस किए थे ये हमने पढ़ा है। क्या हो जाता है? ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। बताइए अब क्या होता है? हमने पढ़ा है, 2 चीज़ें पढ़ी है हमने, एक आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और 21। तो जो आपका आर्टिकल 20 एंड 21 है ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी क्या हो सकता है, इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है? जब आपकी इमरजेंसी इस बेसिस पे लगी हो, आर्म्ड रेबेलियन की बेसिस पे लगी हो, तब आपका आर्टिकल 19 क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में 20 और 21 भी क्या होता है? ये सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कब कर सकता है वो? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे? इन हिज ओन डिसीजन, खुद से? या फिर व्हेन द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट फॉर द इशुएंस ऑफ सच प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग। अब आंसर आपको दिख गया है। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले ही बोला, जब हमारे पास वो 42nd 44th अमेंडमेंट की बात आई थी, तो मैंने आपको तभी कहा था कि 44th अमेंडमेंट में ही हमारा क्या है, रिटन रिकमेंडेशन का क्या आया था, वो चीज़ आई थी, ऐड हुई थी। और अगर आप नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे मेरे वीडियोस में भी, वहाँ मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक टेबल के थ्रू भी एक उसके बताया है कि किस तरह से ये होता है। 1 महीने के लिए जो है 1 महीने के अंदर अंदर अगर इसको हाउस क्या करता है, पास करता है, फिर ये आगे चलती है, अदरवाइज 1 महीने के अंदर ही लैप्स हो जाती है। ये सब चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई है। तो रिटन रिकमेंडेशन ज़रूरी है अब कैबिनेट से, किसको? प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही वो प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो देखो, उसके साथ साथ शेयर भी किया करो। ठीक है, साथ साथ अच्छे से प्रिपरेशन भी करें। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।